Good morning, student. This is the chapter number 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो उसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, और आज हम इसको कैरी ऑन करेंगे। हम देखने वाले हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। सो टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसंट्रेशन, इट्स अ 3 टाइप: हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, isotonic solution and hypotonic solution. What is the meaning of a hypertonic solution? Concentration of a solution outside the cell is less than inside the cell. Due to this, cell lose water and shrink. देखिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको सेल दिखाई दे रही है वो सेल क्या है? वो सेल है रेजिन। ये रेजिन है। तो इसमें आपको सेल दिख रही है कि श्रिंक हो गई है, यानी कि इसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल चुका है। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें ये जो सॉल्यूशन, इसको किस सॉल्यूशन में रखा गया होगा? तो हमने एक बैटर डिश ली, उसमें जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक, है ना, और जो हमने रेजिन ली है ये सेल हो गई। तो अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में जो वाटर है वो क्या है? कम है। वाटर कम है और शुगर क्या होगी? ज़्यादा। जबकि रेजिन में वाटर क्या है? ज़्यादा, और शुगर क्या है? कम। तो ऐसे कंडीशन में ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन में। यानी वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे? बाहर की ओर। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर आएंगे तो जो रेजिन होगी वो श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट मतलब कि शुगर या फिर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और अगर उसमें सेल रखते हैं जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो सेल का रिज़ल्ट ये होगा कि वो श्रिंक हो जाती है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो मतलब होता है सेम, बराबर। तो इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड। इसमें अगर आपने जो बैटर डिश ली है और उसमें जो सेल लिया है, दोनों के अंदर पानी का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा। वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। तो अगर इसमें मान लीजिए कुछ क्वांटिटी में पानी बाहर निकलता है, उतना ही अंदर भी आ जाएगा, है ना। तो इसमें सेल के शेप और साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने फिर से जो बैटर डिश ली है और ये सेल ली है, तो इस बैटर डिश में बाहर की ओर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या रहेगा? कम। तो जो पानी रहेगा वो बाहर से अंदर की ओर आएगा सेल के अंदर, और अगर मान लीजिए सेल श्रिंक होगी तो वो फूल के सोलन हो जाती है। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्यूट की कम हो, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो सेल है, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। ये सब आपको पता है, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलती है। इसके क्या फंक्शन है वो देखते हैं। इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में नहीं होती। इट इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. It is made up of a cellulose. Cell wall of a two cell are joined by a layer laminae. जो सेल वॉल होती है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और एनिमल सेल में नहीं होती है। रिजिड, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होती है। ये आपको 2 सेल दिख रहे हैं,
इनके बीच में ये जो सेल वॉल होती है वो आपस में जिस चीज़ से जुड़ी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, लैमिनी कहते हैं। सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेलुलोज की बनी रहती है। ये केमिकल सब्सटेंसेस होता है। उसके बाद है फंक्शन। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। इसके कारण ही सेल का जो शेप होता है वो कन्फर्म रहता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। इट इज़ अ परमेएबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेलुलोज। इसका शेप जो रहता है वो फिक्स रहता है, स्ट्रेंथ मिलती है इससे सेल को। और परमेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था, जो चीज़ें अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं उनको ये बनाए रखता है, उसको कंट्रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल भी इसमें हेल्प करता है। और ये किसका बना हुआ होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं। ये सेल के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। ये देखिए, सपोज ये सेल और सेल के बिल्कुल बीच बीच कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं और हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। सारी सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, कंट्रोल की एक्टिविटी होती है कि सेल को डिवाइड होना है या नहीं होना है, किन चीज़ों को अंदर लेना है, किन चीज़ों को बाहर करना है, ये सारी एक्टिविटी का कंट्रोल जो होता है वो न्यूक्लियस करता है। इन यूकैरियोटिक सेल a well-defined nucleus is present, while in a prokaryotic cell a well-defined nucleus is absent. यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको बताया था। यूकैरियोटिक मतलब मॉडर्न सेल और प्रोकैरियोटिक यानी एंशिएंट सेल मतलब कि बैक्टीरिया। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल होती हैं, तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं मिलता, बल्कि इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है एक्चुअली में वो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे न्यूक्लियर का शेप भी फिक्स रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया सेल होती है उसमें न्यूक्लियस तो होगा, यानी उसका मटेरियल तो होगा, पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि डबल लेयर होती है, डबल लेयर हो गई, और पोरस होती है, इसमें होल्स होते हैं। क्यों होते हैं होल्स? जिससे बाहर की चीज़ें अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डबल लेयर है और अंदर की चीज़ें बाहर जा सकती हैं। ठीक है। Nuclear membrane has pores which regulate the movement of a material in or out of a nucleus. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो पोर होते हैं वो चीज़ों को अंदर और बाहर करने के लिए कंट्रोल करती है। Inside nuclear membrane, it contains nucleolus, chromosomes and a chromatin material. जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर अब क्या होता है वो हम देख रहे हैं। तो पहले तो कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, और इसके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कि हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और यही क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कुछ क्वांटिटी में आरएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन। अभी बताया मैंने आपको, देखिए
क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है और ये बनाता है क्रोमोसोम को। तो जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। आपने डीएनए का फुल फॉर्म या डीएनए का नाम सुना होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं, क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं। अगर हम अच्छे से देखें तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होते हैं। ये इसके अंदर डीएनए होता है और इसके ऊपर डीएनए के ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, डीएनए और प्रोटीन। यानी जो क्रोमोसोम वो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जीन्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है। Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation। क्रोमोसोम ही वो चीज़ होती है जिनमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो उन इंफॉर्मेशंस को इनहेरिटेंस करता है। इनहेरिटेंस करना मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजना, मतलब माता पिता से कैरेक्टरिस्टिक उनके बच्चों में जाना, है ना। कैसे कैरेक्टरिस्टिक? रंग, रूप, हाइट, पर्सनैलिटी, ये जो फीचर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स में ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टाइप्स ऑफ सेल: प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल very minute in a size, nuclear region not surrounded by nuclear membrane, means nuclear membrane is absent, single chromosome present। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड बाय, न्यूक्लियर रीजन तो होता है बट वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, सराउंडेड नहीं होता, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम ही पाया जाता है, लाइक दैट अ बैक्टीरिया। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। यूकैरियोटिक सेल: यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं साइज़ में बड़ी होती हैं। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से बहुत ज़्यादा तक क्रोमोसोम हो सकते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमन, एनिमल। यहाँ पे बेटर होगा कि हम यहाँ पे अमीबा ना लेकर, स्टूडेंट्स अमीबा को ना लेकर ह्यूमन, प्लांट्स, है ना, कोई भी एनिमल्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म टॉपिक। इसके अंदर आएगा कि क्या पाया जाता है सेल में। तो साइटोप्लाज्म आपको बताया था, दिस इज़ अ सेल कि न्यूक्लियस हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके हमने ये भी पढ़ लिया कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब उसके अंदर लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड भरा होता है जिससे सेल लिविंग कंडीशन में रहती है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल डेड हो जाएगी। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर का भी लिक्विड ऐड कर दें तो इन दोनों को मिलाकर, इस पूरे को मिलाकर हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड मटेरियल होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, और सारे सेल के अंदर जो भी मिलेगा, सपोज सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, सेल के अंदर जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, उन सभी को सेल के ऑर्गन, यानी ऑर्गन कहेंगे। इस बॉडी में हमारे ऑर्गन होते हैं, पर एक से ज़्यादा ऑर्गन है, इसलिए इनको बोलेंगे ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो भी चीज़ मिलेगी वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगी। ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही डूबे रहते हैं या फ्लोट करते हैं। ओके। साइटोसोल द एक्वस कंपोनेंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल वो ही साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसको एक्वस कंपोनेंट है। ठीक है, एक्वस यानी पानी की मात्रा वाला। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? दीज आर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। सेल के अंदर जो अलग अलग तरह के छोटे छोटे ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, आप पढ़ रहे हो या पढ़ोगे अभी इसी चैप्टर में, ये सारे के सारे जिनका अलग अलग फंक्शन होता है सेल को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए, इन सारे ऑर्गन्स को एक साथ हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स। एक लिविंग सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल, राइबोसोम। ओके, यहाँ पे हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दिस इज अ प्लांट सेल। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ गई? सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर यहाँ देखिए पेरिफेरल एरिया पर यानी किनारे पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वैक्यूल्स बड़े होते हैं और कम होते हैं, नंबर कम होता है, साइज़ बड़ा होता है, लार्ज होता है। न्यूक्लियस का यहाँ सेक्शन कट करा गया है, ज़रूरी नहीं आप भी कट करें। तो ये हमारा हो गया, हमने डायग्राम बनाया। सपोज ये सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये है गोल्जी अपैरेटस, ऐसा होता है, ऐसा न्यूक्लियस को घेरे हुए है, इसको गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, ये लाइसोसोम्स हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ इस तरह से डबल लेयर, इसको एंडोप्लाज्मिक, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। देन क्योंकि ये प्लांट है, ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें ग्रीन कलर के सब्सटेंस पाए जाएंगे या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का बनाना है, ये क्लोरोप्लास्ट, इसी को प्लास्टिड्स भी कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ इस तरह से, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है आपको, और पूरे सेल के अंदर लिक्विड भरा रहेगा जिसको कि हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। पूरे लिक्विड में आपको डॉट डॉट दिखाई देंगे, ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? राइबोसोम्स। सोम्स मतलब बॉडी,
राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जो कि आपकी कॉपी जो रहेगी वो रजिस्टर रहेगी, रजिस्टर जो आपके बड़े रजिस्टर आते हैं दोनों तरफ लाइन वाले, वो आपको यूज़ करने हैं और उसमें नोट्स बनाने हैं। ओके, और इसमें आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।